अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन पास्ट पेपर क्वेश्चन पे डिसीजन मेकिंग की हो रही थी। कल हमने 3 पास्ट पेपर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, 5, 7, 8। किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए या घर पे कोई एक्टिविटी की हो, उसमें कोई क्वेश्चन आपका डिसीजन मेकिंग एरिया से? अच्छा, आज मज़ीद हम आगे चलते हैं। ये भी डिसीजन मेकिंग के ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इन द सेंस, इतने ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं है। समहाउ इन्वॉल्विंग शायद लेबर, कुछ ना कुछ इसमें लेबर का नॉलेज इन्वॉल्व है जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। बट कॉन्टेक्स्ट डिसीजन मेकिंग का फैसला करने को ही हमें कहा जा रहा है कि फैसला कीजिए। तो लेट्स हैव अ लुक एट इलस्ट्रेशन नंबर 34 और फिर देखते हैं इसमें किस किस्म का फैसला हमें करने को कहा जा रहा है। क्या हो गया? जी, क्वेश्चन नंबर 34 मारूफ लिमिटेड का ये सवाल है। ये ज़रा थोड़ा सा काफ़ी पुराना सवाल है, ऑटम 13 का क्वेश्चन 6, और इसका भी एक पार्ट है 11 मार्क्स का। रिक्वायरमेंट से हमें पता लगता है डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनुअल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रपोजल। एक प्रपोजल है, उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हमसे मांगा जा रहा है कि अगर हम ये प्रपोजल इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। और नॉर्मली इसको इस तरह भी कहा जा सकता है, ये सवाल ऐसे भी हो सकता था, शुड द प्रपोजल बी एक्सेप्टेड। तो हम प्रपोजल का इफेक्ट ऑन प्रॉफिट मेजर करते हैं। अगर पॉजिटिव है इफेक्ट, प्रॉफिट में इजाफा आ रहा है, तो हम कहते हैं प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर प्रपोजल से प्रॉफिट में कमी आ रही है तो हम कहते हैं प्रॉफिट रिजेक्ट कर देना चाहिए। जैसे कल हमने देखा था, कोई आउटसोर्सिंग और बीटा का सवाल था, उनका आउटसोर्सिंग और बीटा करें या ना करें। हमने देखा बीटा आउटसोर्सिंग करेंगे तो हमारे प्रॉफिट में कमी आ जाएगी। सालाना प्रॉफिट 3.38 मिलियन से कम हो रहा था, हमने कहा नहीं, ये आउटसोर्स नहीं करना। सो डिसीजन मेकिंग का कोई भी सिचुएशन हो, अंडरलाइंग प्रिंसिपल एक ही है कि आप उसकी कॉस्ट को बेनिफिट से कंपेयर कर लो। अगर आपको लगे कि फैसला करने से आपके प्रॉफिट में इजाफा आता है तो आप फैसले को सपोर्ट करते हो, अदरवाइज आप फैसले को अपोज करते हो। तो यहाँ पे भी हमसे कोई ऐसी बात ही की जा रही है कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशन बताओ क्या है, प्रॉफिट पे असर क्या पड़ेंगे, सालाना प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेंगे, ये मेजर करना है। सो मारूफ इंजीनियरिंग produces and markets a single product. In order to keep pace with the changing technology, ME's management has decided to install high-tech machines in its production department, which would result not only in improving the productivity, but would also reduce the number of workers from the present staff level of 500 to 400. सो नई मशीनरी लगाएंगे, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और वर्कर्स भी 500 से 400 कर पाएंगे हम। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम एमीज रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड, जो साल गुजरा है उसका डाटा है। सेल्स पर मंथ 12 मिलियन, वेजेस पेड टू वर्कर्स पर मंथ 2 मिलियन, अदर बेनिफिट पेड टू वर्कर 35% ऑफ वेजेस, प्रोडक्शन पर मंथ 80,000। अच्छा, ये टर्म गलत लिखी गई है, प्रॉफिट वॉल्यूम लिखा है, दिस इज बेसिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, दिस इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, सीएम रेशियो को कर लीजिएगा टाइपो, ये गलत टाइप हो गया भाई यहाँ पे आईकेप की ही तरफ से। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज 30%।
After installation of high-tech machines, the company is expected to produce 89,600 units per month. अच्छा, कहानी क्या है? हाईटेक मशीन लगेगी, वर्कर भी 500 से 400 हो जाएंगे और प्रोडक्शन भी महाना 80,000 से बढ़ के 89,600 पे चली जाएगी। ठीक है, ये वेरिएबल चेंज आ रहे हैं। The management has also decided to pay 1.6% incentive wages to workers for every 2% increase in productivity. इंसेंटिव देने का भी मैनेजमेंट ने फैसला किया है वर्कर्स को। 2% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी पे 1.6% इंसेंटिव होगा। मतलब अगर आप 4% प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे तो इंसेंटिव 3.2% होगा। अगर आप 10% प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे तो इंसेंटिव आपका 16% होगा। ठीक है जी। सो ये है जी कहानी। एक बार फिर पढ़ लीजिए, ज़रा सोचते हैं इस पर करना क्या हमने। एक बार फिर ज़रा कहानी ज़रा पढ़ लीजिए। हमें सबसे पहले असूल देखना है, किस असूल पे हमने किन वैल्यूज़ को कंपेयर करके हमने इफेक्ट ऑन प्रॉफिट मेजर करना है। ठीक है, तो सवाल पढ़ते हुए सोचते जाइए कि इफेक्ट ऑन प्रॉफिट कैसे मेजर किया जा सकता है इस सिनेरियो में। अगर ये प्रपोजल इम्प्लीमेंट करें तो उसका सालाना मुनाफे पे क्या असर है जी? क्या कैसे मेजर कर सकते हैं ये असर हम? बेनिफिट्स कौन से और कॉस्ट सेविंग कौन सी? पहली चीज, मशीन आने से हम 80,000 की जगह 89,600 मंथली बेचेंगे, यही बात है। एडिशनल यूनिट्स मीन एडिशनल कंट्रीब्यूशन। दिस इज फर्स्ट बेनिफिट ऑफ इंप्लीमेंटिंग दिस प्रपोजल। सेकंड, करंटली 80,000 यूनिट्स के साथ एक हमारा वेज प्लान है, बाद में हम 89,600 पे चले जाएंगे, उसके साथ नया वेज प्लान आ जाएगा क्योंकि वर्कर्स कम हो गए हैं लेकिन इंसेंटिव आ गया है। तो हमें देखना है कि हमारी वेज प्लान में क्या इंक्रीज प्लस या माइनस हुआ है। इंसेंटिव आ गया, वर्कर कम हुए, इंसेंटिव आया, हो सकता है वेज में इजाफा हो गया हो, मंथली वेज में हो सकता है मंथली वेज में कमी हुई हो। हमें 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। करंट मंथली वेज क्या है हमारी, मंथली टोटल सैलरी क्या है लोगों को जब दे रहे हैं वर्कर्स को। अगर हम प्रपोजल ले आएंगे तो फिर हमारी मंथली सैलरी कहाँ पे चली जाएगी, तो उससे हमें सैलरी में कमी या इजाफा मिलेगा और उसको हमने कंपेयर करना है, उसके एडजस्ट करना है मज़ीद एडिशनल वॉल्यूम का एडिशनल कंट्रीब्यूशन। सो 3 वैल्यूज़ आप निकालेंगे और इन 3 वैल्यूज़ की मदद से आप एनुअल इफेक्ट ऑन प्रॉफिट मेजर कर लेंगे, किस की वजह से इजाफा, किसकी वजह से कमी आ रही है। सैलरीज को कंपेयर करेंगे तो सैलरीज की वजह से कंपैरिजन में कमी या इजाफा पता लग जाएगा। सैलरी बढ़ी है तो प्रॉफिट कम हुआ सैलरी की वजह से, सैलरी कम हुई है तो सैलरी की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा। कंट्रीब्यूशन की वजह से तो प्रॉफिट बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन की वजह से तो प्रॉफिट बढ़ना ही बढ़ना है। तो हमने कहा जी हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए। एक का बल्कि बेसिकली अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 34 हम देख रहे हैं तो हम एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एडिशनल कंट्रीब्यूशन का। एडिशनल कंट्रीब्यूशन मतलब इंक्रीमेंटल यूनिट्स जो बेचे उनका एडिशनल कंट्रीब्यूशन है, और इसमें फिर एडजस्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ सैलरीज, वो प्लस है या माइनस है उसके लिए हम वर्किंग बना लेंगे। और वर्किंग क्या होगी, पहले एडिशनल कंट्रीब्यूशन के लिए चले, वर्किंग 1 हम इसके लिए बना लेंगे, वर्किंग 2 हम इसके लिए बना लेंगे। पहले हम वर्किंग 1 बनाते हैं, हमारा एडिशनल कंट्रीब्यूशन क्या होगा।
इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल वन स्टेप वर्किंग। हम माहाना जो इजाफी यूनिट्स बेचेंगे 79,600 माइनस 80,000, 89,600 ये एडिशनल यूनिट्स बेचेंगे और इन पे हम कमाएंगे एडिशनल कंट्रीब्यूशन। कितना कंट्रीब्यूशन है जी? 30% मार्जिन है। वी नीड प्राइस। प्राइस कहां से आएगी? 12 मिलियन डिवाइडेड विद 80,000, ये हमारी करंट प्राइस है, इसका 30% कंट्रीब्यूशन है। उसने कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि आगे चल के ये बदलेगा, हम अज्यूम करेंगे सेम रहेगा। तो भाई एडिशनल यूनिट्स पे एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितनी वैल्यू बनी? 432 000 4322 4322 000 4,32,000। दिस इज द एडिशनल कंट्रीब्यूशन। ये माहाना एडिशनल कंट्रीब्यूशन है। हम सॉरी उसने एनुअल मांगा है, इनफैक्ट बाई मिस्टेक इसको ज़रा 12 कर दीजिए। उसने एनुअल इफेक्ट मांगा हुआ है ना? इसको 12 कर दीजिए। आई मिस दैट पार्ट। 5184,000। तो लीजिए जी, ये एडिशनल सेल की वजह से एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो हम कमाएंगे वो आ गया। ये तो यकीनन प्रॉफिट में इजाफा ही है। अब हम इफेक्ट ऑन वेजेस देखेंगे। इफेक्ट ऑन वेजेस देखने के लिए हमें देखनी है हमारी करंट सैलरी कितनी है और इसको कंपेयर कर लेंगे रिवाइज्ड सैलरी से, और फिर देखेंगे कि सैलरी में इंक्रीज है या डिक्रीज है। इफेक्ट सैलरीज में क्या है? हमारी करंट सालाना सैलरी कितनी है? ये पर मंथ है। ज़रा 12 करेंगे, प्लस अदर बेनिफिट्स भी हैं। हमारी करंट सैलरी है 2 मिलियन ज़रब 12 इंटू 1.35, बेनिफिट्स भी पे करें ना, ठीक है। तो हमारी करंट सैलरी कितनी बनी जी? 32.4 मिलियन इंटू 12 जी कर दिया? हाँ 12 कर दिया हमने, ठीक हो गया जी। हमारी करंट सैलरी है 30, करंट सैलरी है वेजेस बेनिफिट 32.4 मिलियन। 2 मिलियन ये गया, 35 मिलियन इंसेंटिव गया, दैट्स इट। इसके अलावा हम करंटली कुछ पे नहीं कर रहे। लेकिन जब हम जाते हैं रिवाइज सिचुएशन में वर्किंग 2.1, मैं अलग एक वर्किंग में इसको कैलकुलेट कर लेता हूं क्योंकि यहां पे इंसेंटिव भी आना है। अच्छा इंसेंटिव, हम चले इंसेंटिव के वर्किंग 2.1 करते हैं। बेसिक सैलरी तो यहां पे आसान है। बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी अब? 2 मिलियन ही रहेगी, डिवाइड बाय 500 इंटू 400, क्योंकि वर्कर अब 400 रह गए, प्लस बेनिफिट वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं जी अब होगा क्या, 2 मिलियन, ये 500 वर्कर की सैलरी है, वर्कर हमने कर देने हैं 400, ये वर्कर की मंथली सैलरी हो जाएगी, इंटू 12 सालाना सैलरी, इंटू बेनिफिट 1.35 ऐड कर दो, तो ये तो होगी सैलरी। अब हमें इंसेंटिव चाहिए। इंसेंटिव के लिए हम बना लेंगे से वर्किंग 1, वर्किंग 2.1, यहां से हम इंसेंटिव ले आते हैं। दिस इज द ओनली ट्रिकी पार्ट इस सवाल में कि इंसेंटिव कितना देना है। अगर आप इंसेंटिव नहीं भी कैलकुलेट कर पाते, अज्यूम करके सवाल क्लोज कर दो, आपको 11 में से 2 नंबर 3 नंबर कट जाएंगे। 4 नंबर काटने का एग्जामिनर कितने काट लेगा? ठीक है, 11 में से 7-8 नंबर आपको मिलेंगे, और 7-8 नंबर 11 से में से एक अच्छा स्कोर होता है। 70% 60% स्कोर इज अ वेरी गुड स्कोर इन अ क्वेश्चन जहाँ पे आप फंसे हुए, फंसते फंसते भी आप अगर 60-70% नंबर लेकर निकल जाओ तो और क्या चाहिए? पास होने के लिए 50 चाहिए होता है। तो बाकी सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे आप पहुँचते कैसे हो, पहले आपको ये सोचना है
कि भाई मुझसे मांगा क्या गया है, मुझे किन किन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, ये सोचोगे पहले, फिर उन वैल्यूज़ के रास्ते पे चलोगे। जो हो पाएंगी कर देना, जो नहीं हो पाएंगे, जैसे ये नहीं समझ आ रही आप अज्यूम कर लेना, जो मुझे इंसेंटिव समझ नहीं आ रहा, मैंने अज्यूम किया 2 मिलियन है, 4 मिलियन, 6 मिलियन है, और सवाल कंप्लीट कर दो, ठीक है। बट सवाल को कंप्लीट करो, वो तब कर पाते हो जब पहली डिसीजन मेकिंग में चीज़ होती है सोचना कि हमें सवाल को प्रेजेंट कैसे करना है, क्या कोर वैल्यूज़ हैं जिनकी मदद से सवाल हमारा हल होना है। अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते। हम कैसे ये सवाल करते हैं, ये सवाल अगर कोई बच्चा करेगा ना, ये पढ़ेगा, समझ नहीं आएगी किन वैल्यूज़ को बनाना है, किन को कैलकुलेट करना, सवाल जवाब देखेगा, अच्छा ये कैलकुलेट करना है, ये जो तो मुझे आता है करना, वो कैलकुलेट करके खुश हो जाते, लो जी सवाल हो गया। भाई असल चीज़ है कैलकुलेट करना क्या है, इसको सोचने के लिए दिमाग को ट्रेन करो। क्या बता दिया जाए जी करंट सैलरी कैलकुलेट करनी है तो वो तो आपको समझ आ जाएगी, बता दिया जी एडिशनल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने हैं इजाफी यूनिट से, वो भी कैलकुलेट कर लोगे आप, लेकिन ये बताएगा कौन एग्जाम में, ये खुद सोचने हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें किन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके आंसर तक पहुंचना है। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे खुद सोचने की, उतना जहन आपका शार्प होता जाएगा, तेज होता जाएगा। तो मैं बार बार जो कहता हूँ सोल्यूशन ना देखा करो, खुद टकरे मारो, गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जहन को इस्तेमाल तो करो, सोचने की कोशिश तो करो। सोचा होगा, गलत सोचा गया, कोई बात नहीं, उसके बाद जवाब देख लेना, उसे सोच सही कर लेना, और अपने आप को सीख पाओगे आप कि हाँ भाई मैंने ऐसे सोच रहा था, ऐसे नहीं, ऐसे सोचना चाहिए था मुझे। अगले सवाल पे फिर ट्राई करना, फिर ट्राई करना, ट्राई अगेन, खुद ट्राई करते रहोगे। पहले ट्राई कर लिया, फिर सोल्यूशन से कंपेयर करके अपनी सोच को जज कर लिया कि मेरी सोच कैसी थी, इंप्रूव करने की जरूरत है या गुजारा हो रहा है, ठीक है। इस तरह चलोगे बेटा तो ही अपने आप को इंप्रूव करोगे। सवाल पढ़ा, जवाब पढ़ा, सीखोगे नहीं नया सवाल करना, सीखोगे इस तरह का सवाल आएगा तो कैसे करना है, बट इस तरह का सवाल तो नहीं आना आपको, ठीक है। तो अब हमें बोनस लेना है। बोनस उसने कहा 2% ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्ट, हर 2% के पीछे 1.6% इंसेंटिव है, 1.6% इंसेंटिव वेजेस, वेजेस का 1.6%, ये है आपकी वेजेस, ये है आपकी वेजेस, ये तो बेनिफिट्स है ना भाई, ये वेजेस है, इसका 1.6% हमने इंसेंटिव देने हैं फॉर एवरी 2% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अब हमें मेजर करना है कि हमारी प्रोडक्टिविटी में कितना इजाफा आएगा अगर हम इस हाईटेक मशीन को इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रोडक्टिविटी में इजाफा जितना आएगा 1.6 फॉर एवरी 2% के हिसाब से हमने इंसेंटिव मेजर करना है। प्रोडक्टिविटी में इजाफा के लिए पहले आपको देखना है कि प्रोडक्शन में कितना इजाफा आया। तो जैसे देखिएगा प्रोडक्शन में इजाफा वैसे तो हमने देखा ये 9600 का है, लेकिन भाई ये 9600 का जो इजाफा है इसमें एक चीज़ आप इग्नोर कर रहे हो। अब हम प्रोडक्टिविटी के रेफरेंस से बात करने जा रहे हैं। ये 9600 का इजाफा, हम 9600 का इजाफा मानते प्रोडक्टिविटी के रेफरेंस से अगर मेरे पास अब भी 500 वर्कर काम कर रहे होते। क्या मेरे पास अभी 500 वर्कर हैं? तो भाई पहले 500 वर्कर 80,000 यूनिट बनाते थे, अब 400 वर्कर 89,600 यूनिट्स बना रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी में इजाफा एफिशिएंसी की वजह से प्रोडक्शन में इजाफा 9,600 यूनिट्स का नहीं है। अगर 500 वर्कर ही ये यूनिट बनाते तो हम कहते हैं एफिशिएंसी की वजह से 9,600 यूनिट बढ़े हैं। अब एफिशिएंसी की वजह से 9,600 यूनिट नहीं बढ़े, ओवरऑल 9,600 यूनिट्स ही बढ़े हैं, लेकिन लेबर की एफिशिएंसी का रोल इससे कहीं ज्यादा है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं। वैसे तो प्रोडक्शन में जितना इजाफा एफिशिएंसी में उतना इजाफा, प्रोडक्शन में 10% इजाफा, एफिशिएंसी में 10% इजाफा, प्रोडक्शन में 20% इजाफा, एफिशिएंसी में 20% इजाफा, क्योंकि एफिशिएंसी की वजह से होता क्या, सेम टाइम में ज्यादा आउटपुट, ये ना एफिशिएंसी, सेम टाइम में ज्यादा आउटपुट। तो भाई पहले तो सेम टाइम में करंट स्टैंडर्ड के हिसाब से आउटपुट निकालो कि भाई वर्किंग 2.1 के हिसाब से देखो करंट प्रोडक्शन लेवल ऑफ 400 वर्कर्स है क्या। अगर 400 वर्कर चलते तो करंटली वो कितने यूनिट बना रहे थे,
जिन 400 वर्कर ने ये 89,600 बनाए हैं, वो 400 वर्कर इस मशीन से पहले कितने यूनिट बना रहे थे? 64,000। क्योंकि ये 80,000 तो 500 वर्कर बना रहे हैं, 400 वर्कर कितने बना रहे थे? 64,000। इस प्रपोजल से पहले 400 वर्कर 64,000 यूनिट बना रहे थे। प्रपोजल की वजह से एडिशनल यूनिट्स वर्कर ने कितने बना दिए? एडिशनल यूनिट्स 89,600 माइनस 64,000, 25,600 यूनिट्स। लीजिए जी, ये है एफिशिएंसी का कमाल। 9,600 यूनिट्स एफिशिएंसी का कमाल नहीं था, ओवरऑल प्रोडक्शन में इजाफा था। एफिशिएंसी का कमाल ये है कि हमने 100 वर्कर भी कम किए हैं और 9,600 यूनिट भी ज्यादा बनाए हैं। 100 वर्कर कम सिर्फ करते, एफिशिएंसी ना बढ़ाते तो हमारी प्रोडक्शन 64 पे आ जाती, लेकिन हमने 100 वर्कर कम करके यूनिट्स बढ़ा लिए हैं। तो इसका मतलब हमने 25,600 यूनिट्स एफिशिएंसी की वजह से एडिशनल प्रोड्यूस किए हैं। अब यहां से इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी आप ले सकते हो, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। इट इज वेरी सिंपल, 25,600 ओवर 64,000। 64,600 में 25,600 यूनिट का इजाफा है, तो कितने परसेंट? ये 40% ये प्रोडक्टिविटी में इजाफा है। और 40% प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो तो इंसेंटिव कितना बनता है? 20 टाइम्स। इंसेंटिव बनेगा 40 ओवर 2 इंटू 1.6, 32% ऑफ वेजेस। ये है जी इंसेंटिव। और वेजेस हमारी थी 2 मिलियन बटा 500 इंटू 400, ये वेजेस हैं, इंटू 12 सालाना, इंटू 32%। इंसेंटिव कितना बना? 6,144,000। ये है जी हमारा इंसेंटिव। 6,144,000। लीजिए जी, बताइए यहां से अब आपकी, सॉरी 32.064 मिलियन। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि हमारी वेज में भी सेविंग आ गई, करंट से रिवाइज में भी सेविंग है। सेविंग कितनी सेविंग है जी? 336,000। ये भी सेविंग है, तो इसको भी ऐड कर दीजिए 336,000। तो टोटल आप प्रॉफिट में इंक्रीज देखिए, एनुअल इंक्रीज इन प्रॉफिट 5,520,000। हमारे सालाना प्रॉफिट में इजाफा आएगा अगर हम ये प्रपोजल इंप्लीमेंट करते हैं तो 5,520 का। अगर ये प्रपोजल इंप्लीमेंट करें तो हमारे सालाना मुनाफा में क्या इजाफा आएगा? एनुअल फाइनेंशियल इंप्लीकेशन मांगी जाए प्रपोजल की, तो इसका मतलब है प्रपोजल का इफेक्ट ऑन एनुअल प्रॉफिट। हमने सवाल को तसल्ली से पढ़ना है और उसमें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स, एंगल्स जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को हिट कर रहे हैं। अगर आप ये सोच पाते हो कि एक वैल्यू और 2 वैल्यू, और इसके बारे में फर्दर सोच पाते हो कि ये कहाँ से आनी है, इसके और इसके डिफरेंस से, तो आपका 11 में से समझो 7-8 नंबर पक्के हो जाते हैं। सिर्फ एक चैलेंजिंग वर्किंग थी इंसेंटिव की। अगर आपने ये सोच लिया कि भाई ये लेने हैं और डिफरेंस इन सैलरी लेने के लिए 1 और 2 ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये 3 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जवाब आएगा। अब ये इस रास्ते पे चलोगे तो सिर्फ एक जगह जाकर रुकते, जहाँ पे रुकते वहाँ पे कुछ सूटेबल अजम्पशन लेके सवाल कंप्लीट कर देते, तो 11 में से 7 नंबर 8 नंबर आसानी से स्कोर होते। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप सोच ही नहीं पाए कि कौन सी 3 वैल्यू से सवाल हल होना है, तो फिर आप 11 में से शायद 2-3 नंबर भी ना ले पाओ। इसलिए ऑलवेज इन्वेस्ट इनफ टाइम इन रीडिंग एंड थिंकिंग। और घर पे तो मैं जैसे आपको शुरू से कहता रहा हूँ,
पढ़ते हुए, सवाल को पढ़ते हुए आपको 6 दफ़ा भी पढ़ना पड़े पढ़ लो, घर पे प्रैक्टिस करते हुए टाइम की टेंशन ना लो कि 10 नंबर का सवाल है मेरा 18 मिनट में क्यों नहीं हो रहा। भैया अभी हम सीख रहे हैं, 18 की जगह 26 में भी कर लेंगे ना, वी शुड बी हैप्पी कि यार समझ आ गया 26 में भी, कोई बात नहीं, थोड़े से तजर्बे के साथ 18 में भी समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो घर पे प्रैक्टिस करते हुए, रीडिंग करते हुए, घबराओ ना कि टाइम गुजर रहा है और मैंने कुछ नहीं किया। पढ़ते रहो, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी आपकी रीडिंग पावर बेहतर होगी। किताब पढ़ो, नोट्स पढ़ो, सवाल पढ़ो, बार बार पढ़ो, रीडिंग अच्छी होगी तो सवाल जल्दी समझ आएंगे और क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की आदत डालो। एग्जाम में भी मैंने कहा है कम से कम 2 दफ़ा सवाल ज़रूर पढ़ना है, जितना मर्जी आसान सवाल हो कम से कम 2 दफ़ा, और ज़रा सा मुश्किल सवाल हो तो तीसरी दफ़ा पढ़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि सवाल पढ़ोगे, जैसे डिसीजन मेकिंग का सवाल नॉर्मली आपको 3 दफ़ा पढ़ने पड़ेंगे कि भाई इसमें से निकालना क्या है, कौन सी वैल्यूज आएंगी तो मेरा मसला हल होगा। ये सोचने के लिए आपको खासतौर पर वो सवाल जो स्टैंडर्ड स्टेप्स पे नहीं है, जैसे ये सवाल स्टैंडर्ड स्टेप्स पे नहीं था, अब ना लिमिटिंग फैक्टर है कोई मसला नहीं, मेक और बाय है कोई इशू नहीं, बड़ी आसानी से हमें पता है कौन सी वैल्यू ढूंढनी है सवाल में से। लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय, हमें पता है सवाल में से क्या वैल्यू ढूंढनी है, हम जल्दी ढूंढ लेते हैं। लेकिन ऐसा सवाल आएगा, आगे भी चलेंगे आप देखिएगा, पैटर्न से हटके सवाल आएगा, हमें सोचना पड़ेगा भाई अब ये फैसला करना कैसे है। फैसले की बेस मैंने बता दी, प्रॉफिट में क्या ऊंच नीच आएगी हमारे फैसले की, कोई भी फैसला है हर फैसले में देखना हमने यही होता है। अब यहां पे जैसे मैंने कहा सवाल कह सकता था कि बताइए ये हाईटेक मशीन बाय करनी है कि नहीं करनी, तो हमने करना यही था कि भाई हाईटेक मशीन की वजह से हमारे सालाना प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है, वी मस्ट इन्वेस्ट इन द हाईटेक मशीन। यह सवाल ये भी हो सकता था हमसे। ठीक है, सो रिक्वायरमेंट जो भी है हमें सोचना पड़ेगा इस रिक्वायरमेंट को हमें कैसे इस पर फैसला करना है। फैसले का अंडरलाइंग प्रिंसिपल एक ही है, इफेक्ट ऑन एनुअल प्रॉफिट। जी, एनी क्वेश्चन? कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई पूछिए, किसी पॉइंट पे बात करना चाहते हैं, मजीद आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए? अच्छा, ये एक अच्छा सवाल है, इसमें जो मैथमेटिक्स परसेंटेजेस के मैं आपको कहता हूँ उसकी बड़ी आपको सही मानों में पता लगेगा कि उसकी एप्लीकेशन मैं क्यों आपको सिखाता आ रहा हूँ उस वक्त से। उस दिन परसों भी हमने सवाल किया था ना, वो मटेरियल का वेस्टेज 10% से 6% बढ़ेगी। अब ये सवाल आपको दोबारा एहसास दिलाएगा, भाई ये अंडरस्टैंडिंग मैं आपको 3 महीने से कहता आ रहा हूँ कि भाई इसको तवज्जो से हासिल करो, तवज्जो से सीखो, परसेंटेजेस से ऊंच नीच कैसे करनी है। अब ये लेटेस्ट, रिलेटिवली लेटेस्ट टाइम का सवाल है, स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन 3 है, अर्जेंटीना लिमिटेड। 8 नंबर का सिर्फ सवाल है, डिटरमिन वेदर एएल शुड इंप्लीमेंट द प्रपोज्ड वेज प्लान और हायर सब्स्टिट्यूट लेबर। अब सवाल ये भी देखने में लगता है जी वेजेस की बात हो रही है, लेकिन इसमें कहानी सारी डिसीजन मेकिंग की है, क्योंकि उसने कहा जी क्या कंपनी अपना नया वेज प्लान इंप्लीमेंट करे या रिप्लेसमेंट वेज सब्स्टिट्यूट लेबर हायर करे। चलिए सवाल पढ़ते हैं, फिर इसका असूल डिस्कस करेंगे, किस असूल पे ये फैसला करना है। Argentina Limited AL is involved in the production of a single product zinc which requires highly skilled labor. AL's budgeted production for the year is 1,20,000 units. सालाना 1,20,000 यूनिट बनाने हैं इसको। The breakup of existing variable cost per unit of zinc is as follows. Existing variable cost per unit का ब्रेकअप है जी, ये variable cost per unit का ब्रेकअप है। रॉ मटेरियल 4 kg 100 रुपये पर केजी के हिसाब से 400 रुपये, स्किल्ड लेबर 1.5 आवर 200 पर आवर के हिसाब से 300 रुपये, और वेरिएबल ओवरहेड 125 रुपये। प्रेजेंटली देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर इन द मार्केट एंड कॉन्सिक्वेंटली मैनेजमेंट ऑफ एएल फोरसीज अ हाई लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्या होता है? नौकरी छोड़ जाएंगे वर्कर्स। इन केस ऑफ हाई लेबर टर्नओवर एएल वुड बी रिक्वायर्ड टू हायर सब्स्टिट्यूट लेबर। छोड़ के जाएंगे तो काम करने के लिए नए वर्कर लेने पड़ेंगे एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट विच वुड कॉज द फॉलोइंग एफिशिएंसी। हायर नए वर्कर होंगे सेम रेट पे, लेकिन मसला आएगा उनके साथ, इनएफिशिएंसीज आएंगी क्योंकि वर्कर नहीं है ना, तजर्बा नहीं होगा उनका। तो मसला क्या आएगा? इंक्रीज ऑफ रॉ मटेरियल वेस्टेज फ्रॉम 4% to 5%। मतलब करंटली
4% मटेरियल वेस्ट होता है। ये क्वांटिटी ग्रॉस है नेट है? कॉस्ट पर यूनिट का डाटा है। कॉस्ट हमेशा ग्रॉस पे कैलकुलेट की जाती है। जो वेस्टेज हो गई वो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा होता है। नॉर्मल लॉस प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा होता है। कॉस्ट हमेशा ग्रॉस क्वांटिटी पे मेजर की जाती है, याद रखिए। इसी तरह लेबर में अगर आइडल टाइम प्रोसेस का हिस्सा है तो हम वो आइडल टाइम को भी कॉस्ट में शामिल करते हैं। ये हमने बात लेबर में पीछे कई दफा की हुई है बात। वेल, कॉस्ट हमेशा ग्रॉस क्वांटिटी पे होती है। उसने कहा ये करंटली आपकी वेस्टेज 4% है और अगर आप नई वेजेस लाओगे तो वेस्टेज 5% पे चली जाएगी। सिर्फ मसला ये नहीं आना, मसला फिनिश गुड की रिजेक्शन पे भी आना है। करंटली रिजेक्शन 3% पे है, अगर आप नई लेबर लाओगे तो रिजेक्शन 4% पे चली जाएगी। Rejected units are sold as scrap for 300 per unit. In order to avoid the situation, इस मसले से बचने का हल मैनेजमेंट के पास क्या है? मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू रिवाइज द वेज प्लान एज फॉलोज। मैनेजमेंट सोच रही है कि हम वेज प्लान ही रिवाइज कर दें ताकि वर्कर हमारे छोड़ के ही ना जाए हमें। ठीक है, क्योंकि ये मसले कब आ रहे हैं? जब हमें वर्कर पुराना छोड़ के जाता है, हमें नया वर्कर हायर करना पड़ता, तो ये मसला आ रहा है। इससे बचने का तरीका क्या है? वेज प्लान रिवाइज करो। कैसे रिवाइज करो? इंक्रीज वेजेस बाय 7%। मतलब ये जो वेज है ना 200 पर आवर, इसमें 7% का इजाफा कर दो। और दूसरा स्टेप क्या लो? पे प्रीमियम ऑफ 70 रुपीज पर आवर सेव्ड टू स्किल्ड लेबर हु मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट इन लेस देन 1.5 आवर। वर्कर्स जो 1.5 आवर से कम में यूनिट बनाए, टाइम सेव करे, उसको 70 रुपीज पर आवर सेव्ड बोनस दिया जाए, इंसेंटिव दिया जाए, प्रीमियम दिया जाए, इसको जिस मर्जी नाम से कह लो। ये इंसेंटिव है 70 रुपीज पर आवर सेव्ड। किसको देने हैं? जो वर्कर 1.5 से कम में बनाएगा, क्योंकि करंटली वर्कर 1.5 आवर में बना रहे हैं। हमें बताया गया है मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इंट्रोडक्शन ऑफ द अबव वेज प्लान वुड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग स्किल्ड लेबर बाय 6%। वेज प्लान का फायदा क्या है कि जब वर्कर को पता लगा ना भाई टाइम सेविंग पे इंसेंटिव है, तो उन्होंने कम टाइम में प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी। 6% से उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई। 6% से एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब होता है 6% टाइम कम हो गया। ठीक है जी, ये कहानी है। और हमसे कहा जा रहा है बताइए कि क्या ये प्रपोजल इंप्लीमेंट करनी चाहिए। अब सबसे पहला सवाल, हमें किन वैल्यूज को कंपेयर करके ये फैसला करना चाहिए? किन वैल्यूज को कंपेयर करके हमें ये फैसला करना है? जी सोचिए, सवाल को पढ़िए और सोचिए। मैं बार बार कहता हूं, असल चीज आपको सीखनी है कि किन वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाए ये फैसला करने के लिए। बेटा हमें तमाम रेलेवेंट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन ए से हायर सब्स्टिट्यूट लेबर, ऑप्शन बी रिवाइज द वेज प्लान। ये दो ऑप्शन है। इन दोनों ऑप्शंस में, ऑप्शन ए ऑप्शन बी में, हम जिस ऑप्शन को भी लेते हैं या दूसरी ऑप्शन को इग्नोर करके क्या क्या चेंज आता है। देखो, अगर हम ऑप्शन ए ऑप्शन बी को देखें, हमारी रॉ मटेरियल पर यूनिट क्वांटिटी बदलती है, ऐसा ही है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी को देखें तो हमारी रिजेक्शन रेट, एक तो इनपुट क्वांटिटी बदल रही है और एक रिजेक्शन रेट बदल रहा है। मतलब हमें इनपुट क्वांटिटी पर यूनिट भी ज़्यादा डालनी है और ज़्यादा यूनिट्स की डालनी पड़ेगी। से पहले हम 100 यूनिट डालते थे, 100 में से 4 खराब होते थे, 3 खराब होते थे। अब 100 डालेंगे तो 4 खराब हो। पहले 100 डालते तो मुझे 97 मिल जाते थे, अब 100 डालूंगा 97 नहीं मिलेंगे, 96 मिलेंगे। इसका मतलब मुझे अगर 97 चाहिए तो मुझे 100 से ज़्यादा यूनिट्स का रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा ना। एक तो मुझे रॉ मटेरियल का फर्क पड़ना है, एक मुझे फिनिश गुड की रिजेक्शन का फर्क पड़ना है, एक मेरे टाइम में फर्क पड़ना है, इधर 6% कम हो जाना, एक मेरा रेट में फर्क पड़ना है। ऐसे ही है जी। और
और जब यूनिट्स मुझे ज़्यादा बनाने पड़ेंगे तो मेरे वेरिएबल ओवरहेड में ही फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट है ना। जब मेरी रिजेक्शन बढ़ेगी और मुझे ज़्यादा यूनिट बनाने पड़ेंगे तो मुझे ज़्यादा यूनिट पे वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा भी तो ज़्यादा आएगा। सो बेसिकली मैं जिस भी प्लान को फॉलो करता हूं, मेरी सालाना मटेरियल, सालाना लेबर, सालाना वेरिएबल कॉस्ट बदल जाएगी। तो भाई आपको करना क्या है, 1,20,000 यूनिट बनाने हैं। इस प्लान के तहत बनाओ तो सालाना कॉस्ट क्या आएगी, इस प्लान के तहत बनाओ सालाना कॉस्ट क्या आएगी, 1, 2, 3 हेड्स में। और फिर कंपेयर कर लो कि 1,20,000 यूनिट्स बनाना किस प्लान के तहत सस्ते पड़ते हैं, कि अल्टीमेटली हमें तो 1,20,000 यूनिट बना के बेचने हैं ना, ठीक है जी। तो 1,20,000 यूनिट बना के बेचने हैं, उसको हम देख लेंगे किस प्लान के तहत सस्ते पड़ते हैं। अच्छा, यहां पे एक चीज जरा ध्यान में रखो, अगर आप सब्स्टिट्यूट लेबर, पहला स्टेप मैं आपको दे देता हूं, स्टार्टिंग पॉइंट, ये काम आपने खुद करना है। अगर आप सब्स्टिट्यूट लेबर पर जाते हो, 1,20,000 यूनिट्स आपको बेचने हैं, सब्स्टिट्यूट लेबर पर जाओगे तो आपकी रिजेक्शन होनी है 4%। इसका मतलब 1,20,000 यूनिट्स आपकी प्रोडक्शन कितनी करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट निकाल रहा हूं, सब्स्टिट्यूट लेबर की प्रोडक्शन 125,000। और यही प्रोडक्शन एग्जिस्टिंग लेबर के साथ देखो जरा, अगर आप एग्जिस्टिंग लेबर के साथ चलने हो तो कितनी प्रोडक्शन करनी है, क्यों, रिजेक्शन वहां पे कितनी रिजेक्शन है, 3%। इसका मतलब 1,20,000 97 इंटू 100, लीजिए जी, पहला स्टेप मैंने आपको करके दे दिया कि अगर आपने सब्स्टिट्यूट लेबर के साथ चलना है तो 1,25,000 यूनिट्स बनाने हैं, उनकी कॉस्ट निकालनी है। और अगर आपने एग्जिस्टिंग लेबर के साथ चलना है तो आपने 1,23,000 यूनिट सालाना बनाने हैं, इनकी कॉस्ट निकालनी है। ख्याल कीजिएगा, यहां पे 5,000 यूनिट रिजेक्ट होंगे, आपकी सालाना कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉस यूनिट्स लेस हो जाएगी। 300 का बिकता है ना स्क्रैप यूनिट, और यहां पे स्क्रैप कितना निकलेगा, 3,711। इनकी स्क्रैप वैल्यू आपने सालाना कॉस्ट में से कम करनी है। आपको कैलकुलेट करना है मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉस यूनिट्स। यहां से आपको ये सालाना कॉस्ट बनानी है दोनों केसेस में। ये 4 लाइन में आपकी वर्किंग बनेगी, और समझदारी से सोच समझ के ये काम कीजिए आप। 4 लाइंस में आपकी वर्किंग बनेगी फॉर सब्स्टिट्यूट लेबर, और 4 लाइंस में ही आपकी वर्किंग बनेगी फॉर एग्जिस्टिंग लेबर। प्रोडक्शन कितनी करनी है सालाना डिमांड पूरी करने के लिए, वो मैंने पहला स्टेप आपको दे दिया। इसके आगे आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं होना चाहिए। सॉरी, एग्जिस्टिंग प्लान में एक बोनस भी आना है, लेबर के साथ बोनस भी आएगा ना, ख्याल कीजिएगा। लेबर को आप टाइम सेव का प्रीमियम भी तो पे कर रहे हो। मैं इसको प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा मज़ीद बेहतर कर देता हूं ताकि आपको स्ट्रक्चर ज़रा आसानी से नज़र आए, उसको आप पॉपुलेट कर सको।
जब आप इस तरह फॉर्मेट बना लेते हो तो आपको पता लग गया मुझे क्या क्या वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। हर वैल्यू की कैलकुलेशन में आपको नंबर मिलता जा रहा है। जब किसी एक वैल्यू को लिख के उसकी सोच में पड़ जाते हो और उसी में गुजर के फंस के आप 15-20 मिनट ज़ाया करते हो तो आप ज़ीरो पे खड़े हो। लेकिन अब जब अपने भाई मुझे ये वैल्यूज़ यहाँ पे, ये वैल्यूज़ यहाँ पे चाहिए, तो जैसे मैंने जो सिंपल वैल्यू मुझे क्लिक हो रही थी मैंने ठक ठक करके डाल दी, नंबर स्कोर होना शुरू हो गए। नंबर स्कोर होना शुरू हो जाते हैं बड़ी आसानी से अगर आप प्लान डेवलप कर पाते हो। लेकिन प्लान डेवलप करने के लिए जो मैं बार बार एम्फसिस करता हूँ, रीडिंग एंड थिंकिंग चाहिए। जब तक रीडिंग रिपीटेडली नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे, आपका प्लान डेवलप नहीं हो रहा। प्लान डेवलप नहीं हो रहा तो आपका सफ़र शुरू ही नहीं हो रहा सही डायरेक्शन में। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल 4 और 5 8 वैल्यूज़ निकालनी थी। 8 में से 5 वैल्यूज़ बेशक आसान वाली वैल्यूज़ ही हैं, वो आपके सामने बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर पाए। मेरी कल अफजान जो टीए हैं उनसे बात हो रही थी कि आप लोगों के टेस्ट में ओवर राइटिंग का मसला बहुत ज़्यादा है। मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि ओवर राइटिंग पे कोई ग्रेड नहीं करना बच्चे को। ओवर राइटिंग का मतलब नो वैल्यू, कुछ नहीं लिखा हुआ बच्चे ने। और मुझे पता लगा कुछ बच्चे जाकर उससे बहस और लड़ाई झगड़े करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्यों भी पढ़ा तो जा रहा है, क्या लिखा हुआ है, मैंने 2 को 4 बनाया हुआ है, 8 को 6 बनाया हुआ है, तो पढ़ लो, देखो मुझे तो समझ आ रहा है, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा। तो मैंने उसको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ओवर राइटिंग पे कोई ग्रेड नहीं किया जाएगा आपको, क्योंकि आप इस आदत को नहीं सीख रहे। मैं क्लास में भी देखता हूँ ओवर राइटिंग नज़र आती है, कटिंग क्लास में देखता हूँ। मैंने कहा हुआ कि भाई कटिंग करने का तरीका है एक लाइन ड्रॉ करो, दैट्स इट। लेकिन फिर मैं रिपीटेडली देख रहा हूँ ये कटिंग करने का तरीका हर बच्चे के रजिस्टर पे तकरीबन मुझे नज़र आ रहा है। पता नहीं क्यों शर्म आती है आपको गलती को अपने लाइन खींचने से काटने से। क्या इससे फ़र्क कसूर बदल जाता है आपका कि ये इस तरह काटा हुआ तो कसूर कम है, या इस तरह ज़्यादा है, इस तरह काटा हुआ तो कसूर ज़्यादा है? क्या फ़र्क है इसमें? गलती है ना, उसको ख़त्म करना है तो पेज काला करने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन इज इनफ। और ये आदतें आप क्लास में बनाओगे, अपनाओगे तो ही आगे चल के पक्की होंगी पेपर में। क्लास में अगर ओवर राइटिंग करते रहोगे, घर पे ओवर राइटिंग करते रहोगे, तो एग्जाम में इससे नहीं बचोगे आप। एग्जाम में भी आदतन ओवर राइटिंग करके चले जाओगे और एग्जामिनर आपको पेनलाइज करेगा वहां पे, और उसका कसूर नहीं होगा, उससे पढ़ा ही नहीं जाएगा आपने 6 को 8 बनाया, 8 को 6 बनाया।
8 में से 1 2 3 4 5 6 नहीं सिर्फ 9 में से 1 2 3 4 5 6 7 9 में से 7 वैल्यूज़ की फैक्टर्स आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। करने के बाद यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं आप। आखिरी 2 वैल्यूज़ सिर्फ रह गई हैं जिनके फैक्टर्स मैंने अभी शेयर नहीं किया आपके साथ। यहाँ तक किसी फैक्टर की डिटर्मिनेशन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछिए। ठीक है कि बेटा ये 1.5 बन गया है, टाइम तो 1.5 था ना। अच्छा ये रिवाइज टाइम निकाला आपने, ठीक हो गया। ये बेटा रुपीज़ इन मिलियन लिखे हुए आपने या क्या है ये? मैंने गलती से पर यूनिट निकाल दिया, तो वो मैं सालाना कॉस्ट निकाल रहे कर पर यूनिट पे भी कंपैरिजन, लेकिन इसको पर यूनिट कैसे बनाओगे? स्क्वायर वैल्यू को पर यूनिट कैसे बनाओगे? लेबर टाइम सेव्ड का प्रीमियम, उसकी कैलकुलेशन का फैक्टर भी मैंने आपके सामने लिख दिया। वेरीफाई करने के लिए इसको देखिएगा। यू मस्ट अप्लाई योर ओन माइंड फॉर द कैलकुलेशन। माई मिस्टेक, बिल्कुल जी 7% वेज में इजाफा, आई मिस दैट। 6% टाइम की कमी है और 7% का वेज में इजाफा है, बिल्कुल ठीक है जी। टाइम में 6% की कमी, रेट में 7% का इजाफा। जी बेटा बेटा ओवरहेड लेबर आवर से लिंक किए हैं उसने पर यूनिट। जब अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है ना आपको, उसने आपको कहा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ये अवेलेबल, तो जब पर यूनिट है तो पर यूनिट लेके चलिए। अजम्पशन तब लेते हैं जब आपको ज़रूरत हो उसकी, ज़रूरत के बगैर अजम्पशन लेना इज़ एन एरर। यहाँ पे उसने लिखा होता कि ओवरहेड लेबर आवर की बेसिस पे चार्ज किए जाते हैं, फिर यस बिल्कुल आपको लेबर आवर कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं, आपको उसको एडजस्ट करना था। आगे सवाल आएंगे ऐसे जहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा कि वेरिएबल ओवरहेड लेबर आवर की बेसिस पे चार्ज किए जाते हैं, तो जो लेबर आवर की वर्किंग में कमी बेशी आती है उसकी वजह से लेबर ओवरहेड में भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हमें, बट नॉट इन दिस केस। यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट है।
लीजिए जी, नो के नो फैक्टर्स आपके पास हैं, किसी फैक्टर पे कोई एतराज़ है, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, बात समझ नहीं आ रही, पूछिए। मैंने इन प्रेजेंटेशन को उस अंदाज में प्रेजेंट किया जैसे एफिशिएंटली एग्जाम में होना चाहिए। आपने अगर वर्किंग करके लंबे रूट से भी कर लिया कोई हर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज आपके आंसर मैच कर रहे हैं। दिस इज अ सक्सेस कि आपने कॉन्सेप्ट को ग्रैब किया, कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर लिया आपने पहले स्टेप में, तो दूसरे तीसरे स्टेप में आप इसको एफिशिएंसी से प्रेजेंट करना भी मैथमेटिकली सीख लेंगे इंशाअल्लाह। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चों ने डिटेल वर्किंग के थ्रू इसको हैंडल किया, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। वर्किंग के थ्रू हैंडल करना बेहतरीन है, एज लॉन्ग एज यू आर फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट, आपको कैलकुलेशन की लॉजिक समझ आ रही है, दैट इज द की। प्रेजेंट आपने जैसे मर्जी किया स्टेज पे मैटर नहीं करता। विद मोर रिवीजन, मोर प्रैक्टिस, यू विल गेट कमांड ओवर प्रेजेंटेशन एज वेल। कॉस्ट अकाउंटिंग को अगर हम लॉजिकल मैथ कहें ना तो कोई फर्क नहीं है, ये लॉजिकल मैथ ही इसमें अप्लाई बहुत ज्यादा होता है हमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। और लॉजिकल मैथ को शार्प करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और फिर प्रैक्टिस चाहिए। कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और उन कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट सिचुएशन, जितना माइंड अप्लाई करोगे उतना आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ती जाती है काम में। जी, किसी और कैलकुलेशन पे एतराज, जैसे आपके साथी ने गलती मेरी बताई थी इस कैलकुलेशन की, कोई और किसी साथी को एतराज हो, कुछ समझ ना आ रही हो या कोई गलती नोट कर रहे हो? और बाय द वे जब आप स्टेप्स में वर्किंग के साथ करते हैं ना तो राउंडिंग ऑफ से थोड़ा फर्क आ सकता है, तो उससे कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है उसकी। हाँ जी, क्या डिसीजन बन रहा है यहाँ से, वैल्यूज क्या बनती हैं जरा बताइए। अगर 1,20,000 यूनिट बनाएं विद सब्स्टिट्यूट लेबर, टोटल क्या बन रहा है? 102 15 150,000, ठीक हो गया जी। 102 मिलियन बना, 102.15 मिलियन बना अगर हम सब्स्टिट्यूट लेबर लाएं, और अगर हम वेज प्लान रिवाइज करें तो 942.11। तो हमें नजर आ रहा है कि सब्स्टिट्यूट लेबर से हमें काम करवाना महंगा पड़ रहा है, हमें वेज प्लान को रिवाइज करवा के अपनी डिमांड पूरा करना सस्ता रहेगा। अब इस सवाल में आपने देखा कि वो परसेंटेजेस से डीलिंग सारी ही नजर आ गई। मटेरियल को बल्कि उसने दो जगह टच कर लिया, एक तो उसने परसेंटेज की वेरिएशन को फिनिश गुड्स पे टच किया, दूसरा परसेंटेज की वेरिएशन को रॉ मटेरियल पे टच किया। वेजेस में भी एफिशिएंसी के थ्रू परसेंटेजेस को ले आया। जी, किसी पॉइंट पे, किसी कैलकुलेशन पे आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो पूछिए, कोई बात की लॉजिक समझ नहीं आ रही है, क्यों हमने कैलकुलेट किया या कैसे कैलकुलेट हुआ, पूछिए। हाँ जी, हो गया सब? ये नहीं आ रहा, क्यों जी नहीं आ रहा? ये मटेरियल के हिसाब से मे भी राउंडिंग ऑफ का फर्क हो। चलें हम लिखते हैं जी, एक एक वैल्यू लिखते हैं। ये वैल्यू बोलिए क्या आ रही है? 525 50525 000, ये मटेरियल आ गया। लेबर 375 00 000 आ गया, 37.5 मिलियन। वेरिएबल ओवरहेड 15 000 आ गया, 15 पेंटा 0 आ गया जी। लीजिए जी, ये माइनस करेंगे।
बेटा एक चीज़ मैंने आपको सिखाई भी है, मैंने अभी बोला दो चीज़ें मैंने कही हुई हैं। एक, जब एक फैक्टर लिखा गया है उस फैक्टर को जिस तरह लिखा गया उस तरह सॉल्व करके वैल्यू लिखिए, ठीक है। तो 526 ठीक है जी। तो इसको जब करते हैं तो यहाँ पे मार्जिनली कोई 1,000 का फर्क आ रहा है। 1316 ये राउंडिंग ऑफ का फर्क है। शायद जिन बच्चों ने इसको एक स्टेप यहाँ पे रोका, इसको यहाँ पे राउंड ऑफ किया, फिर डिवाइड किया, आगे चले, उनका आंसर राउंडिंग ऑफ कैसे फर्क आ गया। सिर्फ राउंडिंग ऑफ का फर्क है, इसको हम सही या गलत नहीं कहते। लेकिन मैं फिर एक हैबिट की बात कर रहा हूँ। जिस बच्चे ने तो वर्किंग में दिखाया कि इसकी वैल्यू को पहले अलग कैलकुलेट किया, फिर डिवाइड किया, दूसरी वैल्यू निकाली, फिर मल्टीप्लाई किया, उसका जवाब शायद राउंडिंग ऑफ कैसे फर्क आएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे आप पहले स्टेप में करते हो 4 × 0.96, ये क्या आता है? 3.84, एक डेसिमल हुआ, एक और डालो जरा, 840। फिर इसको डिवाइड करते हो 0.95 से, क्या आया? 042। दैट्स इट। अब कुछ बच्चों ने 4.0 आगे भी है, ठीक है। जब हमने फैक्टर ऐसे लिखा ना तो आगे की सारी वैल्यूज इस्तेमाल हो गई। लेकिन जब आपने 4.02 पे राउंड ऑफ कर दिया ना, 4.042 पे राउंड ऑफ किया, तो फिर शायद आपका आंसर पिछला वाला आ रहा था। दोनों ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि आदत अपनाइए, जिस तरह फैक्टर लिखा है उस तरह सॉल्व कीजिए। अगर आपने फैक्टर इस तरह लिखे हैं कि भी पहले ये सॉल्व किया फिर ये सॉल्व किया, तो आपका जवाब ठीक था जो पहले लिखवाया था आपने। लेकिन जब मैंने जिस तरह फैक्टर मैंने लिखे हैं तो फिर ये जवाब ठीक समझा जाएगा। ये एक आदत की बात है जो मैं चाहता हूं कि आप अपनाइए। ये एक बेहतर प्रैक्टिस है कि जैसे फैक्टर लिखे हैं वैसे हल करके जवाब लिखा करें। ऐसा नहीं कि वर्किंग किसी और तरह की भी है, फैक्टर किसी और तरह लिखे हुए, उससे इंप्रेशन ये आता है शायद जवाब कैलकुलेशन में कोई एरर कर दिया आपने, ठीक है। इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट दैट। आपने ऐसे वर्किंग की है कि भाई ये वर्किंग में हमने क्वांटिटी निकाली, इस क्वांटिटी को यहाँ पे इस्तेमाल किया आपने, तो फिर आपका जवाब ठीक था। लेकिन जिस तरह मैंने लिखा उसका ये जवाब ठीक बनता है जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, क्वेश्चन पे हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। मजीद क्वेश्चन भी इंशाअल्लाह अगली क्लासों में हम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही जनाब। हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए डिसीजन मेकिंग एरिया से 34 और 35, और हम पहुंच गए हैं 22 दिसंबर को, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।